सब्सक्राइब करें श्री श्याम कंपटीशन क्लासेस को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हरीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था पर्यावरणीय मुद्दे, उसमें अपन ने दो टॉपिक क्लियर कर लिए थे, एसिड रेन अम्लीय वर्षा, और दूसरा जो टॉपिक था आपका ओजोन परत का अपक्षय। आज मैं तीसरा एंड लास्ट पॉइंट आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। जैसा कि बोर्ड पर आप नाम देख रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि मेरा आज बर्थडे है, मेरा जन्म दिवस है। तो आप मुझे यूट्यूब के जरिए बधाई प्रेषित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आप लोगों से मुखातिब होने जा रहा हूं ग्रीन हाउस प्रभाव को लेकर के। तो साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव की अपन बात करें तो इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे शॉर्ट में अपन कहते हैं दोस्तों GHE। GHE का मतलब क्या है? G का मतलब क्या है दोस्तों? ग्रीन। H का मतलब क्या है? हाउस। E का मतलब क्या है? इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव, या फिर अपन इसको शॉर्टकट में बोले तो इसे बोला जाता है GHE। GHE। तो ये बात दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ग्रीन हाउस प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, GHE कहा जाता है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक है। कोचिंग की दृष्टि से यदि मैं इसकी बात करूं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत शानदार साबित हो सकता है, क्योंकि यहां से दो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से आते हैं और वो मैं आज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं। तो साथियों, लेकर के चलते हैं अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो मैं नॉर्मली मैं आपसे चर्चा करता हूं ग्रीन हाउस की, कि ग्रीन हाउस क्या होता है। GRWNHOUSE, ग्रीन हाउस क्या होता है, इसकी अपन पहले चर्चा करते हैं। इफेक्ट की चर्चा अपन बाद में करेंगे। देखो साथियों, किसान भाइयों के द्वारा आपने देखा होगा कि खेतों के अंदर एक तंबू सा ऐसे आपको मिलेगा, व्हाइट से कलर का तंबू सा होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये कांच का बना एक घर होता है। किसका बना हुआ है साथियों? कांच का बना हुआ घर है। और इस घर के अंदर बीजारोपण किया जाता है, और इस बीजारोपण से छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्लांट तैयार किए जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात आपको? किसका बना हुआ घर है? कांच का बना हुआ घर है। क्या तैयार किए जा रहा है? इसमें पौधे तैयार किए जाते हैं। अब आपको पता है कि दोस्तों, इसके अंदर जो पौधे तैयार किए जाते हैं, इन पादपों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। एक पॉइंट आप पहले से जानते हैं कि पादपों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो आपको पर्णहरित या हरित लवक याद रखना है, जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैंने भी आपको काफी दफा बता दिया है। तो साथियों, ये जो हरे पौधे यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए किसान भाइयों के द्वारा इस घर को क्या नाम दिया गया है? हरा घर नाम दिया गया है। हरा घर नाम दिया गया, इसको ग्रीन हाउस नाम दिया गया है। तो ये विशेष पॉइंट आपको इसको समझने के लिए याद में रखना है। तो कांच का बना हुआ घर होता है, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधों को तैयार किया जाता है। जब ये पौधे यहाँ से थोड़े बड़े हो जाते हैं तो यहाँ से उखाड़ करके इनको खेतों में भी लगा दिया जा सकता है। इसके अंदर भी रहते हैं, जैसे पपीता की अपन बात करें तो ज्यादातर किसान जो भाई होते हैं वो ग्रीन घर के अंदर ही पपीता से फल उत्पादन करते हैं। बाकी यहाँ से पौधों को उखाड़ करके और खेत में भी लगा सकते हैं अपन लोग। तो ध्यान से सुनना, ये जो ग्रीन घर है ये कौन से प्रदेशों में ज्यादातर बनाया जाता है? तो साथियों, आपको पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। ग्रीन हाउस जो होते हैं वो शीत पर्वतीय प्रदेशों में ज्यादातर बनाए जाते हैं, या फिर ऐसे प्रदेश जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है और वो पौधे जो इसके अंदर पनप रहे हैं वो ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं, सर्दी के दिनों में झुलस जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पादपों को अच्छी ग्रोथ के लिए, उन पादपों से फल उत्पादन करने के लिए किसान भाइयों के द्वारा ये ग्रीन घर बनाया जाता है। साथियों, क्या होता है इस ग्रीन घर के अंदर? तो अपन बात करते हैं, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है
जो सौरिक विकिरण है, जो उसमें विकिरण सूर्य से आती है मेरे दोस्तों, वो इस ग्रीन घर के अंदर आ तो जाती हैं, लेकिन ध्यान रखना पृथ्वी के धरातल से टकराने के बाद, जमीन के अंदर ये पादप उगे हुए हैं, तो इस पृथ्वी के धरातल से किरणें टकराने के बाद ये इससे बाहर नहीं जा पाती है। बार बार इसके अंदर इनका परावर्तन होता रहता है, बार बार इसका परावर्तन होगा। तो आप सबको पता है कि सूर्य से जो उसमें विकिरणें आ रही हैं उसके अंदर हीट होती है, उष्मा होती है। तो ये इस कांच के घर के अंदर आ तो जाती है लेकिन वापस बाहर नहीं जा पाती है। इस वजह से इस ग्रीन घर का जो टेम्परेचर होता है, ग्रीन घर का जो तापमान होता है दोस्तों, वो बढ़ जाता है। इस ग्रीन घर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखते क्या है। ये कांच का बना घर है जिसके अंतर्गत पौधे तैयार किए जाते हैं। ठंडे या शीत पर्वतीय प्रदेशों के अंदर इसको ज्यादातर अपनाया जाता है। हालांकि अपने घरों के आसपास भी आप देख सकते हैं इसको, खूब सारे खेतों के अंदर ये टेक्निक आपको मिल जाएगी। क्या होगा इस ग्रीन घर के अंदर, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाली जो ऊष्मीय विकिरणें होती है मेरे दोस्तों, वो इस कांच के घर के अंदर तो प्रवेश कर जाती है, लेकिन पृथ्वी धरातल से टकराने के बाद इसी कांच के घर के अंदर इनका बार बार परावर्तन होता है, जिससे इस ग्रीन घर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। तो ये पौधे ठंड से बच जाते हैं, ठंड से बच जाते हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको विशेष याद रखना है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं ग्रीन हाउस इफेक्ट पर। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो नाम निकला हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो नाम निकला हुआ है, वो किस घर से निकला है दोस्तों, इस हरे घर से निकला है, ग्रीन घर से निकला है। आपको ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है। देखो साथियों, बात करते हैं सूर्य से आने वाली जो ऊष्मीय विकिरणें होती हैं, ये लघु सौरिक विकिरणें होती हैं। मतलब इन विकिरणों की जो गति होती है मेरे दोस्तों, वो क्या होती है, तेज होती है। और ये आप सब जानते हैं कि सूर्य से उसमें विकिरणें निकलती हैं और वो सीधी धरातल पर आकर के टकराती हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। ध्यान से सुनना मेरे साथियों, यहां पर पृथ्वी का टेम्परेचर किस प्रकार से बढ़ रहा है, तो इसी इफेक्ट के जरिए मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाने जा रहा हूं। आप सबको पता है कि आप देखते जा रहे हैं दिनों दिन जीवाश्म जो ईंधन है उसकी खपत लगातार बढ़ती जा रही है। अब जीवाश्म ईंधन कौन से हैं, तो आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, इसके अलावा कोयला, इन सभी के दहन से, इन सभी के जलने से आप सबको पता है दोस्तों कौन सी गैस निकलती है, सर CO2 गैस निकलती है। क्योंकि जीवाश्म ईंधनों सब में क्या उपस्थित होता है दोस्तों, कार्बन उपस्थित होता है। और कार्बन का दहन किस गैस की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन। तो गैस कौन सी बनेगी मेरे दोस्तों, CO2 बनेगी। कौन सी बनेगी, CO2 गैस बनेगी। अब देखो जीवाश्म ईंधन के दहन के बाद जो CO2 गैस बनी है वो ठीक इसी ग्रीन घर की तरह कार्य संपन्न करती है। किस प्रकार से करती है, तो बात करते हैं अपन। ये जो जीवाश्म ईंधन के बाद जो CO2 गैस बनी है साथियों, ये क्या करती है, ये इस प्रकार की ग्रीन घर की तरह पृथ्वी के वायुमंडल में एक आवरण बनाती है। कौन सी गैस बना रही है, CO2 गैस बना रही। क्या बना रही है, आवरण बना रही है। किसकी तरह बना रही है, ग्रीन घर की तरह बना रही है, इस कांच के घर की तरह बना रही है। तो जिस प्रकार से इस कांच के घर के अंदर उसमें विकिरणें आ तो रही हैं दोस्तों, लेकिन पृथ्वी धरातल से टकराने के बाद वापस नहीं जा पा रही हैं, जिससे इस ग्रीन घर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार CO2 भी अपने वायुमंडल में क्या कर रही है दोस्तों, एक लेयर बना रही है, एक परत बना रही है। और सूर्य से आने वाली जो लघु सौरीय किरणें होती है मेरे साथियों, वो इस CO2 के आवरण के अंदर तो आ जाती हैं, अंदर तो आ जाती है, क्योंकि इनकी गति क्या बताई मैंने आपको, तेज बताई है। गति क्या बताई है, तेज बताई है। अब ये इस पृथ्वी धरातल से, जैसे मैं इधर बात करता हूं, ठीक इसी प्रकार का आवरण CO2 का भी है। ये किसका आवरण है, CO2 का। वो कांच का घर है, ये CO2 का आवरण। सेम टू सेम बातें चल रही है, उसको समझना जरूरी है, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार कांच के बने घर में उसमें विकिरणें आ तो रही है, लेकिन पृथ्वी धरातल से टकराने के बाद बाहर नहीं जा पा रही है, ठीक इसी प्रकार जो अपने वायुमंडल में CO2 का जो आवरण बना हुआ है, जो लेयर ये CO2 बनाती है, जो जीवाश्म ईंधन के दहन से
कल कारखानों से निकलती है मेरे साथियों, उस CO2 के आवरण को पार करके ये लघु सौरीय किरणें इसके अंदर तो प्रविष्ट हो जाती हैं, लेकिन मित्रों याद रखना, ये इस पृथ्वी धरातल से टकराने के बाद, पृथ्वी धरातल से टकराने के बाद वापस बाहर नहीं जा पाती हैं, और वापस बाहर नहीं जा रही हैं तो ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। इस पृथ्वी का तापमान लगातार दिनों दिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता ही चला जा रहा है। ये आप सब जानते हैं, क्योंकि यदि मैं आज से 40-50 साल पहले की बात करूं तो गर्मी भी अच्छी थी, सर्दी भी खूब पड़ा करती थी। मतलब कि लगभग जो सर्दी है वो नवंबर के महीने में स्टार्ट हो जाया करती थी और लगभग अप्रैल तक चला करती थी, मार्च एंड मान सकते हैं। लेकिन आजकल जो सर्दी का टाइम है वो साथियों आप देखते हैं 15 दिसंबर से लेकर के लास्ट 30 जनवरी, 15 दिसंबर से लेकर के लास्ट 30 जनवरी तक की सर्दी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो इतनी सर्दी पड़ने के बावजूद भी विदाउट स्वेटर आते हैं, वो स्वेटर पहनते ही नहीं है। अब कई तो ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि मुझे सर्दी लगती नहीं है, कईयों को रियल में नहीं लगती, क्योंकि उनका जो बॉडी मेंटेनेंस है वो अच्छी तरीके से वेल डेवलप कर रखा उन्होंने। कईयों को ना लगती तो भी 2-2, 3-3 स्वेटर पहन लेते हैं। आप सबको पता है, सब जानते हैं, ये तो बेसिक सी बातें हैं। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इस CO2 गैस की वजह से पृथ्वी का जो औसतन तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का औसतन तापमान क्या होता जा रहा है? लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। पृथ्वी के औसतन तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि को कहा जाता है दोस्तों GHE, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से क्लियर करके रखनी है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने आपको पूरा बायोडाटा बताया वो इसको समझाने के लिए बताया। मैं सीधा ही आपको ये बता देता कि पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, तो शायद मेरे अकॉर्डिंग आप इसको कैच नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो पृथ्वी का जो औसतन तापमान है उसमें लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, जिसे GHE कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, या फिर कहते हैं साथियों इसे ग्लोबल वार्मिंग, या फिर हिंदी की बात करूं तो इसे कहा जाता है उष्मीय वैश्वीकरण। आपको सारे नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? ग्रीन हाउस प्रभाव, अंग्रेजी की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, शॉर्ट टर्म की बात करें तो GHE, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग और उष्मीय वैश्वीकरण। तो GHE आपको पता चल चुका है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, पृथ्वी का औसतन तापमान लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की अपन बात करें तो ग्लोबल शब्द का मतलब क्या है दोस्तों? ग्लोब होता है। ग्लोबल शब्द का मतलब क्या है? ग्लोब। और ग्लोब किसको बोलते हैं दोस्तों? पृथ्वी को बोलते हैं। और वार्मिंग के अंदर आपको नाम दिख रहा है WARMING, ये आपका वार्मिंग। तो वार्म का मतलब क्या है दोस्तों? गर्म होना। वार्म का मतलब क्या है? गर्म हो रहा। और ING कहां लगता है? जहां कंटिन्यू प्रोसेस जारी रहती है। तो पृथ्वी का लगातार गर्म होना, पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, कंटिन्यू पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको अपन ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लोबल का मतलब ग्लोब हो गया, पृथ्वी हो गई, वार्मिंग का मतलब लगातार गर्म हो रही है। और हिंदी में इसे कहा जाता है, वार्मिंग का मतलब क्या है मेरे मित्रों? उष्मीय। और ग्लोबल का मतलब हो गया वैश्वीकरण। तो ये सारे उपनाम आपको डिटेल से याद रखने हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, GHE हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या फिर उष्मीय वैश्वीकरण हो गया। तो ध्यान देना, एक बार पुनः मैं इसको रिपीट कर देता हूं जल्दी से। कांच का बना घर है जिसके अंतर्गत पौधे तैयार किए जाते हैं। ज्यादातर ग्रीन घर किन प्रदेशों में तैयार किए जाते हैं दोस्तों? शीत ठंडे पर्वतीय प्रदेशों के अंदर ये प्रोसेस ज्यादातर चलाई जाती है।
इधर की बात करें तो उसमें विकिरण आ जाएंगे लेकिन धरातल से टकराने के बाद वापस नहीं जा पाएंगे। ठीक इसी प्रकार बात करें तो जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाली जो CO2 है वो अपने पृथ्वी के अंदर एक आवरण बनाती है। उस आवरण से लघु सौरवीय जो विकिरण है, किरणें हैं, जिनकी गति तेज होती है वो आ तो जाती है लेकिन पृथ्वी धरातल से टकराने के बाद उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो CO2 के आवरण को पार करके वापस बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे पृथ्वी का औसतन तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रोसेस को, इस इफेक्ट को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग या उष्मीय वैश्वीकरण। उष्मीय वैश्वीकरण, तो मैं वापस वो नाम लिख देता हूं आपके सामने। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसे उष्मीय वैश्वीकरण भी कहा जाता है, उष्मीय वैश्वीकरण भी कहा जाता है। और डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। पृथ्वी के औसतन तापमान में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है मित्रों? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से अपन इसको जानते हैं। अब देखो साथियों, अपन बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो आपको याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। ये पॉइंट आपका विशेष। ग्रीन हाउस प्रभाव की जो प्रक्रिया आज आप देख रहे हैं, लगातार पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ता जा रहा है, वो किसकी वजह से? उसके लिए उत्तरदायी कौन है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन है साथियों? ग्रीन हाउस गैसें। और इन ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा, इन ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा सबसे पहले सन 1824 में जोसेफ फोरियर ने प्रस्तुत की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? आपको पता है सबको, 1872 में RN स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1872 में RN स्मिथ ने अम्लीय वर्षा की खोज की थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन जब आप BSc फर्स्ट ईयर के एग्जाम देते हैं, आपके जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंट स्टडी, उस एनवायरमेंट स्टडी के अंदर भी यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार मैं इन क्वेश्चनों को देख चुका हूं। तो आपको ये बात विशेष याद रखनी है साथियों कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो किनकी वजह से पैदा हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण पैदा होता है। और ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा सन 1824 में किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? जोसेफ फोरियर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। कब की थी? 1824 में। किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने। किसकी अवधारणा प्रस्तुत की है? ग्रीन हाउस गैसों की। अब देखो एक छोटी सी ट्रिक, बड़ी फैंटास्टिक ट्रिक लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। ग्रीन हाउस गैसों की क्या ट्रिक है, आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों एग्जाम में आपका क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा, मेरी गारंटी है। बट आपको ये ट्रिक याद रखनी है। किसकी ट्रिक की बात कर रहे हैं? ग्रीन हाउस गैस की। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? आपके सामने क्वेश्चन वो किस प्रकार से डालता है मैं बता देता हूं। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, या फिर क्वेश्चन डालता है निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है। तो आपको यदि मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप लगते ही लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सके। ग्रीन हाउस गैसों की क्या ट्रिक है, वो ट्रिक दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के इसको सुनना। और वो ट्रिक मैंने आपके लिए बना रखी है, मीना को जलवोशय
स का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। क्या है? मीना को जलवों से। जैसे आपने गाना सुना होगा था ना, ऐसे कॉलर पकड़ के तेरा ही जलवा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? हाँ, सब जानते हैं क्योंकि गानों में तो आपकी रुचि बहुत ज्यादा है और विशेषकर आज के जो फिल्मी अंदाज के गाने वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। लोकगीत, पुरानी संस्कृति के गाने तो आप सुनते ही नहीं है, लुप्त हो चुके हैं। मीना को जलवों से, किसका जलवा है? मीना का जलवा है, तेरा ही जलवा। तो यहाँ किसका जलवा है? मीना का जलवा। हो सकता है कोई मीना नाम की लड़की और उसने बहुत अच्छा काम किया होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता उसने जीती होगी, डांस में उसने अपना नाम लहराया होगा, क्रिकेट, जो भी आप मानो कुछ भी, मीना का जलवा है। किसका जलवा है? मीना का जलवा है। तो साथियों ये ट्रिक आपका क्वेश्चन 101% राइट करवा देगी एग्जाम में। यहां देखना आप, मी का मतलब है मेरे मित्रों मीथेन, और मीथेन अपन किसको कहते हैं? CH4 को कहते हैं। पता आपको? केमिस्ट्री में और क्लियर कर दूंगा मैं इन बातों को। मी4 क्या है दोस्तों? मीथेन, CH4। इसी मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये मार्सी स्थान या दलदली स्थानों से प्राप्त की जाती है, कोयले की खानों से प्राप्त की जाती है, इसके अलावा जो दलदली भाग हो गए वहां से प्राप्त की जाती है, धान या चावल के खेतों से प्राप्त की जाती है, जुगाली करने वाले पशुओं से प्राप्त होती है, गोबर से प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन आपके और इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसके साथ आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ना का मतलब है मेरे साथियों नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। को का मतलब होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से सबको ही आता है, CO2। CO2 समझ रहे मेरी बात को? जलवों में जल का मतलब है दोस्तों जलवाष्प, जल वाष्प। और ये क्वेश्चन एक बार मेरे RPSC सेकंड ग्रेड में आया था। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्न में से वह गैस जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्न में से वह गैस जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड जलवाष्प। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है, ऐसा क्वेश्चन आया था। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और जलवाष्प। तो आपको किसको राइट क्लिक करना है? जलवाष्प को। वो में देखो किसकी साउंड आ रही है दोस्तों? वो में साउंड आ रहा है ओ की ध्वनि आ रही है ना। वो में किसकी ध्वनि आ रही है? ओ की ध्वनि आ रही है। और O4 होता है मेरे दोस्तों ओजोन। O4 क्या है दोस्तों? ओजोन। और ओजोन का फॉर्मूला आपको सबको याद है O3। और इस ओजोन को प्रभावित करने वाला जो कारक है मेरे मित्रों वो है CFC। और CFC अपन पढ़ चुके हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपकी एक गैस हो गई CH4, दूसरी N2O, तीसरी CO2, चौथी जलवाष्प और पांचवा हो गया आपका CFC यानी कि फ्रियोन्स, और मैं इसको कहूं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मीना को जलवों से, बहुत बहुत नॉर्मल सी ट्रिक है, बहुत फनी ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है कि मेरे स्टूडेंट्स का यहां से कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। अब वो किस किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है साथियों वो क्या डालता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो मेरे मित्रों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस हो गई आपकी को, और को फॉर कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2। इसके अलावा मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गई। वो में किसकी ध्वनि आई? O की। O4 ओजोन। ओजोन को प्रभावित कौन करता है? CFC करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। तो ये जो मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसों की ट्रिक बताई है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। क्वेश्चन 2-3 टाइप से पुटअप हो रहे हैं। निम्न में से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों आपको ट्रिक याद रहेगी तो आप आराम से अपने क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाएंगे। और इन सारी की सारी गैसों की जो अवधारणा है
वो अभी मैं आपको बता चुका हूं। 1824 में 1824 में जोसेफ फोरियर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? जोसेफ फोरियर नामक वैज्ञानिक ने 1824 में यह प्रस्तुत की है। अब देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं एक, जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन, जिस दिन अम्लीय वर्षा मैंने आपको पढ़ाया था, अम्लीय वर्षा से संबंधित, ओजोन परत का अपक्षय से संबंधित, विशेषतः अपन बात करें तो ओजोन परत के अपक्षय से संबंधित एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पढ़ा था अपन ने। और उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत अपन ने पढ़ा था कि वर्तमान में जो CFC का यूज हो रहा है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज AC रेफ्रिजरेटर में किया जा रहा है, उसके स्थान पर HFC का यूज होगा। आज अपन इसकी बात करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। थोड़ा फास्टली कीजिए, क्लियर कर दूं। देखो दोस्तों, जो पृथ्वी का औसतन तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, उसमें वैश्वीकरण जिसको अपन कह रहे हैं दोस्तों, उस ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटोकॉल संपन्न हुआ है। और वो आपको दोस्तों याद रखना है, इस ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए 11 दिसंबर 1997, 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल संपन्न हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल, ओजोन परत में अपने पढ़ा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के पक्ष से। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। और ये क्वेश्चन भी RPSC सेकेंड ग्रेड में लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई है सेकेंड ग्रेड की, उसमें पूछा जा चुका है। जीके के पेपर में क्वेश्चन आया था, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मित्रों, आपको पता चल चुका है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ग्लोबल वार्मिंग से। तो ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल संपन्न हुआ था। और इस क्योटो प्रोटोकॉल में 141 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों? 141 देशों ने इस क्योटो प्रोटोकॉल में भाग लिया था। फिर अपन साथियों विशेष पॉइंट की बात करते हैं। तो CO2 गैस का जो मापन है, CO2 गैस का मापन सर्वप्रथम है, मतलब कि जो वायुमंडलीय CO2 गैस है उसका मापन सबसे पहले कब किया गया था? तो यह आपको याद रखना है, जो उत्तरदायी गैस आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, उसका सर्वप्रथम मापन 1958 में हवाई द्वीप की एक सौर वेधशाला है। और उस सौर वेधशाला का नाम है दोस्तों मोना लोआ। मोना लोआ नामक सौर वेधशाला से इसका मापन किया गया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस CO2 का मापन कब किया गया था? 1958 में हवाई द्वीप की जो सौर वेधशाला है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? मोना लोआ नामक सौर वेधशाला से CO2 का मापन किया गया था। लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो लास्ट जो पॉइंट अपना आता है वो है ग्रीन हाउस का जो दुष्प्रभाव आज अपन को देखने को मिल रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते पृथ्वी का औसत तापमान जो लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इससे क्या नेगेटिव इफेक्ट, क्या नेगेटिव रिजल्ट्स अपने सामने आ रहे हैं? तो साथियों एक विशेष पॉइंट मैं आपको बताता हूं। इसकी वजह से हिमनद, और हिमनद को क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर, और ग्लेशियर नाम आते ही आप समझ गए होंगे। ग्लेशियर होते हैं साथियों बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, और वो आज पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने की वजह से लगातार पिघलते जा रहे हैं। तो ये आपको इसका दुष्प्रभाव याद रखना है।
आज प्रकृति के अंदर इसका जो हानिकारक रिजल्ट देखने को अपन को मिल रहा है। जो उत्तरी ध्रुव है आपका है, दक्षिणी ध्रुव है, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ वहां पर जमा है और साथियों वो एक साथ शिलाओं के रूप में टूट टूट करके बह रहे हैं। तो दोस्तों यदि इसी वजह से, इसी तरीके से पृथ्वी का टेम्परेचर दिनों दिन और बढ़ता गया तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, एक दिन पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, है ना। तो सभी के साथ प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए, कभी किसी को अपनी जुबान से गलत मत बोलिए, क्योंकि कब पता ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से नेगेटिव जो रिजल्ट है वो अपनी इस पृथ्वी में आ जाए, इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो जाए और अपन जलमग्न हो जाएंगे। कोई कहाँ डूबेगा, कोई कहाँ तैरेगा, किसी का पता नहीं होगा। इसलिए सबके साथ राम राम से रहिए। दोस्तों ये जो टॉपिक आपका इतना ही है और 5-7 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो साथियों मैं आपका दोस्त हरीश कुमावत आपके इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने घर में सुरक्षित रह करके अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा वे प्रदान कर रहे होंगे। और साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आज तो कमेंट करने का दिन भी है ना, क्योंकि आज मेरा जन्म दिवस है, मेरा अवतरण दिवस है। इस पृथ्वी पर मैं आया था आज के दिन। तो आपको याद रखना है विशेष मेरे जो सहयोगी साथी हैं जेपी जी आज खूब प्रसन्नचित्त मुद्रा में मेरे को लग रहे हैं। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें। किसी भी प्रकार की त्रुटि यदि आपको वीडियो में मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मुझे जरूर अवगत करवाएं। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।